नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग बुक की डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द यूजर्स गाइड टू द ह्यूमन माइंड। इस बुक के ऑथर है शॉन टी स्मिथ। हम सभी कभी ना कभी अनवांटेड नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं। कभी हमें अपने ही टैलेंट पर संदेह होने लगता है, तो कभी कभी अनकहे सवाल हमारे मन पर हावी हो जाती हैं। चिंता, आत्म आलोचना और डर एक हद तक तो सामान्य है, लेकिन जब ये भावनाएं समय के साथ और गहराई से हमारे मन पर छा जाती हैं, तो हम उदासी, डिप्रेशन और समाज से दूरी जैसी स्थितियों में फंस सकते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर इन्हें समझना और नियंत्रित करना सीख लें, तो इन मुश्किलों का सामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे हमारा दिमाग हमारे शरीर को संचालित करता हो, लेकिन हम भी अपने दिमाग को अपनी इच्छानुसार चला सकते हैं। यह किताब हमें इसी दिशा में मार्गदर्शन देती है। तो चलिए जानते हैं इस बुक समरी को, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारे दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। घर पर होंगे तो कल ऑफिस के काम की प्लानिंग चलती रहेगी। बाजार के लिए निकलेंगे तो पानी का बिल भरने की तारीख याद आ जाएगी। खाना बना रहे होंगे तो पिछले साल पड़ोसी से हुई लड़ाई की बातें चलने लगेंगी। मेडिटेशन में लगातार चल रही इस हलचल को काबू में रखने का अभ्यास किया जाता है। पर दिमाग समंदर की तरह लहरें बनाता मिटाता क्यों रहता है? बस इसलिए क्योंकि वो अपने काम पर लगा रहता है। जिस तरह दिल लगातार धड़कता है और सांस लगातार चलती है। अब आप कहेंगे, तो क्या दिमाग का काम यही है कि वो इस तरह खटपट करके हमें तंग करता रहे? तो इसका जवाब है हाँ। लगातार हमसे बातें करते हुए दिमाग हमको अलर्ट और एक्टिव रखता है, लेकिन हम अपनी नादानियों या कह लीजिए कि अनजानेपन में इसे इस तरह ढाल देते हैं कि हमारे लिए परेशानी बन जाए। यहां हम बात करेंगे प्रिमिटिव और हायर ब्रेन की। हायर ब्रेन को सिविलाइज्ड या इवॉल्व्ड ब्रेन भी कहा जाता है। प्रिमिटिव ब्रेन को इमोशनल और हायर ब्रेन को रैशनल हिस्सा समझ लीजिए। प्रिमिटिव ब्रेन आज भी वैसा है जो इंसानी सभ्यता की शुरुआत में था। एनाटॉमी के हिसाब से इसमें ब्रेन स्टेम, लिम्बिक रीजन और अमिगडाला को रखा जा सकता है। ये शरीर के बुनियादी कामों जैसे सांस लेना, खाना पचाना, दिल धड़कना वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा फाइट, फ्लाइट, फ्रीज जैसे रिस्पॉन्स भी इसी से आते हैं। गुस्सा और डर जैसे इमोशन भी इसी से जुड़े हैं। यानी कुल मिलाकर इसका काम आपके सर्वाइवल तक ही है। इंसानी सभ्यता की शुरुआत तक तो ये ठीक था, पर जैसे जैसे हम तरक्की करते गए जरूरतें और ही बढ़ने लगी। यहां से कमान संभाली हायर ब्रेन ने और बोलना, लिखना, अटेंशन, कॉग्निशन, प्लानिंग, मेमोरी, लर्निंग, पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग जैसे कामों की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। बनावट की बात करें तो इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स को लिया जा सकता है। आमतौर पर हायर ब्रेन ही लीड करता है, पर कभी कोई खतरा या मुसीबत नजर आए तो प्रिमिटिव ब्रेन, और उसमें भी खास तौर पर एमिगडाला इंचार्ज बन जाता है। यहां हम एक्ट बिफोर थिंक की राह पर चलते हैं। सर्वाइवल के लिए यह सबसे अच्छा रिस्पांस है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हायर ब्रेन की राह पर चलना ही सही है। यानी कभी कभार तो प्रिमिटिव ब्रेन की सुनना ठीक है, पर अगर ये आप पर हावी हो गया तो आपके लिए एक आम जिंदगी जीना तक मुश्किल हो सकता है। इसके कब्जे में आने का मतलब है एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा देना। डरना जरूरी है। आपको यह टाइटल सुनकर हैरानी तो जरूर होगी। जिस दुनिया में डरपोक होने का मतलब है लाफिंग स्टॉक होना, वहां कोई इतना जाना माना साइकोलॉजिस्ट और लेखक आपको कहे कि डर अच्छी बात है, तो हैरान होना स्वाभाविक है। पर यह डर ही था जो इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाता आया। आदिम लोग जिन हालात में रहते थे, वहां लगातार सिर पर खतरा मंडराता रहता था। कभी कोई नेचुरल डिजास्टर तो कभी किसी जानवर का हमला, कभी बीमारियां तो कभी चोट। तब हमारे दिमाग ने हमें खतरे को पहचान कर उससे डरना सिखाया, ताकि हम खुद को खतरनाक चीजों से दूर रखें। जरा सोचिए, आज भी हम एक छोटे बच्चे को ऊंचाई से, पानी से, आग से और न जाने कितनी चीजों से दूर रहना सिखाते हैं। अगर उसे इन चीजों के पास आराम से जाने दिया जाए तो क्या हो सकता है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। ये डर अब इवोल्यूशन के साथ हमारी जीन्स में आ गया है। अगर स्टूडेंट्स के मन में पढ़ाई और एग्जाम का डर नहीं होगा,
तो क्या वो मेहनत करेंगे? एक स्टेज आर्टिस्ट को अगर अपना शो खराब होने का डर नहीं सताएगा तो क्या वो इतनी मेहनत करेगा? अगर खिलाड़ियों के मन में हार का डर ना हो तो क्या वो इतनी प्रैक्टिस करेंगे? इसलिए थोड़ा डर होना तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको सुरक्षित रखता है और आपसे सफल होने के लिए मेहनत भी करवाता है। इसमें आगे हम चिंता भी जोड़ सकते हैं। एम्प्लॉय को बॉस के फीडबैक की चिंता रहती है और वो बेहतर प्रेजेंटेशन बनाता है। गाड़ी के छूटने की चिंता हमें सही वक्त पर स्टेशन पहुंचा ही देती है, लेकिन परेशानी तब आती है जब ये डर, ये चिंता काबू से बाहर हो जाए। ऐसे में आप पैनिक करने लगते हैं। परेशानी थिंकिंग से नहीं है, ओवर थिंकिंग से है। ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाएं? ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है, पर ये आपको अपनी जकड़ में लेने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपके लिए ये एक आम बात बन जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी टेप को रिवाइंड करके बार बार चलाते रहना। जरा सोचिए ना कि इतनी फिजूल की बातों की जगह काम की बात पर ध्यान लगाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। स्टडीज बताती हैं कि ओवरथिंकिंग आपको डिप्रेशन, पैनिक अटैक, मेमोरी लॉस और दूसरी कई दिमागी बीमारियों का शिकार बना सकती है। इसके अलावा हाई बीपी, स्ट्रोक और नींद ना आने की संभावना भी बढ़ जाती है। सबसे पहले ये मानने की कोशिश करिए कि आप ओवरथिंकर हैं। इससे बचने का सबसे पहला और असरदार तरीका है कि आप इन ख्यालों से अपना ध्यान भटका दें। किसी शांत जगह पर चले जाएं, गहरी सांस लें, म्यूजिक सुनना शुरू कर दें। घर पर हैं तो टीवी चला लें, किचन में जाकर कुछ बना लें, ऑफिस में हैं तो कुछ मिनट कमरे से बाहर आ जाएं, पौधों के पास या हरियाली में चले जाएं, मेडिटेशन करें। लेकिन ओवरथिंकिंग का एक स्टार्ट या ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है। अगर आपने वो पहचान लिया तो जड़ तक पहुंच गए समझिए। हर बात के लिए खुद को दोष देना बंद कर लीजिए। यह मानना आपको राहत दिलाएगा कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। ओवरथिंकिंग करते हुए हमारा पूरा ध्यान सिर्फ परेशानी पर चला जाता है, जबकि फोकस होना चाहिए हल पर। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग इतने बेफिक्र होते हैं कि उनको बड़ी से बड़ी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस पुराने गाने की तरह हर फिक्र को धुएं में तो नहीं उड़ाना है, पर उसमें ऐसा भी नहीं फंसना है कि खुद ही धुआं होने लगे। ओवरथिंकिंग खत्म होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। अपनी ताकत, अच्छाई और गुणों के लिए अपनी पीठ ठोकें, न कि कमियों के लिए खुद को दोष दें। कोई बात परेशान कर रही हो तो किसी अपने से शेयर करें। कोई बात कितनी जरूरी है और इस पर कितना वक्त और एनर्जी लगानी है, इसका फैसला बस आप ही कर सकते हैं। जिस तरह हम घर में क्लटर नहीं रखते, अपने दिमाग में भी ना रखें। डर का इलाज कैसे करें? आपने अपने आसपास देखा होगा, या हो सकता है आप में से कई इन हालात से गुजर भी रहे हो। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दोबारा उसी रास्ते से गुजरते हुए डरता है। आगे चलकर उसे गाड़ी चलाने से डर लगने लगता है। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वो घर से निकलने से बचता है। जो लोग भीड़ भाड़ से घबराते हैं वो पार्टी या फंक्शन में जाने से बचते हैं। मजबूरी में जाना भी पड़ गया तो या तो इधर उधर कोना पकड़ लेंगे या अपने फोन में घुसे रहेंगे। ये भी हो सकता है कि अपना ज्यादातर समय बाथरूम में ही बिता दें। गौर करेंगे तो समझ आएगा कि ऐसी बातों की शुरुआत एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे होती है। कोई एक दिन अचानक उठकर ऐसे लक्षण नहीं दिखाने लगता। इन बातों का एक पैटर्न होता है जो हल्की शुरुआत के बाद गहरा होता चला जाता है। आपका काम यह है कि आप इसे जल्द से जल्द तोड़ दें। यानी जब आपको लगे कि आप तो पार्टी में फोन लेकर बैठे हैं तो फोन कार में ही छोड़ आएं या फिर बंद करके जेब में रख लें। लोगों का सामना करना अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, खुद के साथ जिद थोड़ी ना करनी है। खाने पीने के स्टॉल की तरफ चले जाइए। ज्यादा बातचीत ना सही, पर सबसे हाय हेलो तो की जा सकती है। इतनी भीड़ में एक दो लोग तो ऐसे जरूर होंगे जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता हो। ज्यादा नहीं तो थोड़ी देर के लिए ही उनके पास चले जाइए। पार्टी में चल रहे म्यूजिक का मजा लीजिए। थीम और डेकोरेशन को एंजॉय कर लीजिए। इस तरह कोशिश करके बातचीत का सिलसिला बनाइए। आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। फ्लाइट या फ्रीज पर तो अब तक चलते रहे थे, तो एक बार फाइट का ऑप्शन ट्राई करके देखिए। पर सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को वक्त दीजिए। एक ही दिन में तो सब ठीक नहीं हो जाएगा।
जब कभी आप अच्छी तरह इस डर को संभाल लें तो खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें, फिर चाहे वो एक टॉफी हो, कोई किताब या अच्छी फिल्म देखने का प्लान। मूड का हमारी सोच पर असर। हमें मूड खराब होने की अनगिनत वजहें मिल जाती हैं। नींद देर से खुली तो मूड खराब, ट्रैफिक में फंस गए तो मूड खराब, रास्ते में ऑटो वाले से बहस हो गई तो मूड खराब। मूड बिहेवियर मॉडल पर बहुत सी स्टडीज की गई हैं। ये स्टडीज बताती हैं कि हम चीजों को किस तरह से समझते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, इस पर हमारे मूड का बहुत असर पड़ता है। इतना ही नहीं, खराब मूड हमारे डिसीजन और जजमेंट पर भी बुरा असर डालता है, और तो और ये लर्निंग और मेमोरी को भी धीमा कर सकता है। यानी प्रिमिटिव ब्रेन हमारे हायर ब्रेन के काम बिगाड़ देता है। एक समान आईक्यू वाले बच्चों के 2 ग्रुप बनाकर स्टडी की गई। इनको मैथ्स का टेस्ट देना था। टेस्ट के दौरान जिन बच्चों का मूड अच्छा था उनके स्कोर अच्छे आए। यूएस में एक स्टडी की गई। इसमें भाग लेने वालों के 2 ग्रुप बनाकर एक को फनी और कॉमेडी वीडियो दिखाए गए, जबकि दूसरे ग्रुप को उदासी और निराशा वाले वीडियो। अब दोनों ग्रुप से कहा गया कि इस वक्त उनके दिमाग में जो भी चल रहा है उसे कागज पर लिखें। जिनका मूड अच्छा था उन्होंने पॉजिटिव बातें जैसे अपने अचीवमेंट, फैमिली बॉन्ड, कोई पिछली ट्रिप, लव रिलेशनशिप जैसी बातें लिखी। जबकि खराब मूड वाले ग्रुप को बचपन में हुई कोई बुरी घटना, पिछली मीटिंग में पड़ी डांट वगैरह याद आने लगे। अब अगर ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आप कोई फैसला लेते हैं तो क्या वो सही होगा? पर इसका हल क्या है? आम सोच की तरह मीठी चीजें खाना, कॉफी, शराब या सिगरेट पीना इसका हल नहीं है। थोड़े समय के लिए तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, पर आगे चलकर आपके शरीर का नुकसान है और दिमाग का भी। इसलिए जितना हो सके खुश रहें और हैप्पी हार्मोन का फ्लो बनाए रखें। कुल मिलाकर हमारे दिमाग का विकास हमें खुश रखने के लिए नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए ही हुआ था। ये अपना काम अच्छी तरह करता भी आया है, लेकिन इन सब के बीच में इसने कुछ गलत आदतें भी अपना ली। इसने आपको दूसरों से कम, नाकारा और यूजलेस होने का एहसास दिला दिया। इसने आपको इतना डरना सिखा दिया कि आप पैनिक करने लगे। अगर आप इन चुनौतियों को समझ पाए तो इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। दोस्तों, यह थी द यूजर्स गाइड टू द ह्यूमन माइंड पर आधारित बुक समरी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। यदि आपको यह पसंद आई तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ला सके। धन्यवाद।